तो चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर और मेरे साथ सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा जी। तो लगातार जैसे कि सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो गई और हम आपको ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं। अगर एनडीए की बात कर ली जाए तो 291 पर है, इंडिया 234 पर और अदर 18 पे। वही मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो 29 की 29 सीटें यहां से निकालती हुई जो है नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड में भी 5 की 5 सीटें जो है बीजेपी निकाल। अगर वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 में से 10 लोकसभा सीटें यहां पर बीजेपी निकालती हुई नजर आ रही, लेकिन एक पर कांग्रेस नजर आ रही है। जी देवेंद्र जी, अब छत्तीसगढ़ की सीटों की जहां तक बात हम करें तो बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि 11 की 11 सीटें हमारी हैं और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हमारी हैं। तो मध्य प्रदेश में उसके दावे तो एक तरह से सही होते दिख रहे हैं, लेकिन एक सीट पर बढ़त बनाए हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। बिल्कुल इसी के साथ जो है एक नजर इस पे भी डालेंगे जहां एक और जो है बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, 400 पार का लक्ष्य पूरा करने के पूरी ताकत तो झोंक दी थी उसने, लेकिन वहां पर तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है देवेंद्र जी। बिल्कुल, और जो हमारे पास अभी लिस्ट है किसकी कौन नैया डुबो रहे हैं, तो अगर जो पीसीआर के पास इंस्ट्रक्शंस हों तो वो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी नाव भी चला दें, तो जो बारिश का मौसम है उसमें थोड़ी सी नाव चल जाए। भोपाल में तो बारिश हो रही है, तो हम यही कहेंगे कि अगर जो उसमें नाव चल जाती तो बेहतर होता। और नाव किसकी चल रही है, किसकी डूब रही है? लोकसभा बस्तर में कवासी लखमा, और ये देखिए ये नाव पे सवार चल रहे हैं। रिजल्ट अभी आए नहीं है। राजनांदगांव, यहाँ भी आप देखिए नाव पर सवार, बिल्कुल आगे पीछे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आप देख अभी जो है कुछ तस्वीरें यहाँ पर जो है साफ नहीं हो पाई है। कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर। कोरबा में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे। ये तस्वीरें हैं। बस्तर में भी बीजेपी आगे और कांग्रेस पीछे। बिल्कुल। तो अब ये नाव मझधार में है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हम हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में भी कर लें जल्दी से, क्योंकि अब जो आंकड़े हैं उसमें ज़्यादा हमको नहीं लग रहा है कि परिवर्तन होने की संभावना है। लेकिन जो मेहमान हैं हम उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ गोपाल समंथो, प्रवक्ता बीजेपी, रवि ग्वालानी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रकाश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ संजय यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गोपाल समंथो जी, प्रवक्ता बीजेपी, सबसे पहला सवाल आपसे ही। दावे किए गए थे 11 की 11 सीटें, एक पर कांग्रेस जा रही है। मुस्कुराहट बता रही है आपकी कि आप खुश हैं उतने से ही, लेकिन जो 400 पार थे अगर जो उसकी बात की जाए तो थोड़ा सा देखिए आपके चेहरे पे उदासी आ गई। हम तो चेहरा ही देखते हैं। क्यों ये खुशी और उदासी का मिला जुला रूप जो देखने को मिल रहा है, जनता ने जो दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जनता ने तो जो मतदान किया है और जो मत दिया है वो शिरोधार्य है। लेकिन एक बच्चा 99% लेकर पास होता है और उससे पूछा जाएगा कि 1% क्यों नहीं मिला, तो बच्चा थोड़ा दुखी नहीं होगा, थोड़ा मायूस जरूर होगा कि शायद उसका एनालिसिस ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, ये जरूर सोचेगा। 37 पार्टीज मिलकर 234 सीट दिख रही है इनकी, और केवल भारतीय जनता पार्टी का अकेले सीट का देखे तो 243 है। अब बताइए 37 पार्टी 10 सीट पीछे है, और उसके बाद भी एनालिसिस में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। कांग्रेस तो अभी पूरी सेंचुरी तक के नहीं लगा पाई। तो अब बताइए कि ऐसे में दुखी होना या मायूस होना थोड़ा लाजमी क्यों नहीं हो जाए? बताइए। हमने तो पूरी मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, और तीसरी बार इस देश में इतिहास बनने जा रहा है कि गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तीसरी बार। ना वो किसी प्रधानमंत्री का पोता है,
ना वो किसी प्रधानमंत्री का बेटा है, ना वो किसी प्रधानमंत्री की बेटी है। ऐसा गरीब घर का बेटा तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ये इतिहास बनाने वाला दिन है और ये इतिहास गढ़ने वाला दिन है। और कांग्रेस से पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि जो ये बोल रहे थे कि हम 5-6 सीट जीत जाएंगे, एक सीट पे भी बड़े मुश्किल से 18,000 की लीड है इनकी, बाकी 10 सीटों में 1 लाख के ऊपर की लीड हो चुकी है। चलिए ठीक है, भी पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कौन सा चाबी घुमाया। बिल्कुल बिल्कुल, हर राजनीतिक पार्टियों का यही होता है और उसी पार्टी लाइन पर आप भी चल रहे हैं कि जो वीक पॉइंट है उसी पर ही प्रश्न हो। तो हम अब रवि ग्वालानी जी के पास आना चाहेंगे। मुस्कुरा रहे थे सर, आप मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते हुए आप अच्छे लगते हैं, तो मुस्कुराते रहिए। अब छत्तीसगढ़ में अच्छे नहीं कर पाए और जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपका इंडिया अच्छा काम किया है तो मुस्कुराइए। लेकिन मुस्कुराने से क्या सरकार भी बना लेंगे? कुशवाहा जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करूंगा और देश की जनता को आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, मुझे याद आ रही है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज पिछले 10 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पद यात्रा निकालते हैं। राहुल गांधी जी यात्रा करते हैं अरुणाचल प्रदेश से निकल करके मुंबई तक की। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेते हैं। न जाने कितनी अनर्गल बातें, न जाने कितनी भद्दी भद्दी गालियां क्या नहीं दी, लेकिन राहुल गांधी जी कभी डगमगाए नहीं, डरे नहीं, कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे और उसी का परिणाम आज ये निकल करके आया है कि एक तरफ सारे ओपिनियन पोल्स 400 से लेकर के 450 एनडीए को दे रहे थे, लेकिन धरातल पर जब चीजें रिजल्ट निकल करके आया तो चीजें कुछ और ही निकल करके आई है। हमारे गठबंधन को सारे के सारे न्यूज चैनल 100-110 पे सिमटा रहे थे, लेकिन आप देखिए 232 में आपकी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं हमारा इंडिया गठबंधन क्रॉस कर चुका है। और ये इसीलिए क्रॉस किया है क्योंकि हमने पे मेहनत की है, जनता के बीच में हम गए हैं। हमने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने नकार दिया। हमने महंगाई का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने नकार दिया। हमने जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, तब भी इनके नेता नकारते रहे। लेकिन जनता जनार्दन है कुशवाहा जी, जनता सब समझती है, जनता ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी है। जनता देख रही थी। आज भगवान राम की बात करते हुए पूरे देश में इनके नेता घूम रहे थे, लेकिन भगवान राम ने इनको बता दिया कि तुमको हम लेकर के आए हैं, हमको तुम लेकर के नहीं आए हो। फैजाबाद अयोध्या की सीट में ही भारतीय जनता पार्टी हार गई। इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी और शुरुआती रुझान में ये रहा है कि इनके प्रधानमंत्री जो है वो 10,000 वोट से पीछे रहे। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बता दिया, देश की जनता ने इनको बता दिया। मैं देश की जनता को प्रणाम करूंगा। हाँ, छत्तीसगढ़ हमें उम्मीद थी, छत्तीसगढ़ में हमें लग रहा था कि 6 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। छत्तीसगढ़ में हमारा वो परफॉर्मेंस नहीं रह पाया है। हमारी ज्योत्सना महंत जी जीत रही हैं, बहुत अच्छी मार्जिन पर आ गई है। कुछ सीटें जैसे कांकेर की अगर मैं बात करूं तो 4-4.5 हजार की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मैं देख पा रहा हूं, उसकी बीजेपी की लीड है। छत्तीसगढ़ में कुछ हमारा परफॉर्मेंस खराब रहा है, लेकिन ओवरऑल देश में हम बहुत अच्छी पोजीशन पर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और उस बैठक में सारे घटक दलों से बातें होंगी और आने वाले 4 से 5 दिन में कुशवाहा जी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और आप देखिएगा ये जो अहंकारी है इन लोगों को समझ में आएगा कि जनता को जब इग्नोर कर देते हो तो जनता क्या सबक सिखाती है। बीजेपी के प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में नहीं बने। चलिए प्रकाश पांडे जी,
ये जो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर हमारे दिख रहे हैं, जो जनता ने जो जनादेश दिया है, जो सामने आया है, उसको देख करके क्या कह सकते हैं? और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं? कहां गड़बड़ हो गई? देखिए, पहले सवाल का ये जवाब है कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सन 77 के बाद ये एक ऐसा चुनाव है जो एकदम अनोखा है और अपेक्षाकृत अब जाके जो विपक्ष है, जो भी होगा, जिसके भी सरकार नहीं बनेगी, वो मजबूत स्थिति में रहेगा। इसका मतलब हमेशा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी की और कांग्रेस में अंतर क्या है? अंतर है संगठन में कार्यकर्ताओं के सम्मान और संगठन में काम करने वालों की। संगठन में रणनीतिबद्ध तरीके से काम होता है बीजेपी में। कांग्रेस में हमेशा से ही संगठन में रार और गुटबाजी दिखती है। जो बीजेपी का इस समय प्लस पॉइंट है छत्तीसगढ़ में, वो यही है। और कांग्रेस का नेगेटिव पॉइंट यही है कि कांग्रेस में गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि उसके कारण ही वो लोग प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करते हैं उचित, वो पब्लिकली बात करते हैं। बीजेपी में भी असंतोष होता है, लेकिन वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, मतलब अनुशासन है। एक और बिंदु ये है, इस लोकसभा के जो भी नतीजे, क्योंकि लगभग फाइनल है, कोरबा छोड़ के बाकी सीटें बीजेपी जीत चुकी है। और कांकेर सीट भी 51,000, माफ कीजिए 5100 की मार्जिन लगभग 6 बजे थी। अब वो बढ़ के तो समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे तीसरा बिंदु ये है कि जो कांग्रेस ने प्रत्याशी विधानसभा के बाद वापस दोबारा उन्हीं कुछ प्रत्याशियों को रिपीट किया, जैसे राजनांदगांव में, जैसे जांजगीर में, जैसे महासमुंद में, जैसे बस्तर में, ऐसी कुछ स्थानों पे जो रिपीट किया, वो रिपीटेड कैंडिडेट्स के कारण वो एक नेगेटिव मैसेज गया संगठन में, जिसके कारण ये स्थिति है। और बीजेपी के पास आरएसएस नाम का एक संगठन है जो बैकअप में काम करता है। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय सेवा दल है, लेकिन वो निष्क्रिय है। तो अगर कांग्रेस अपने संगठन पे ध्यान दे, जैसे अभी रवि जी ने भी कहा कि हम इन चीजों को सुधारेंगे और अवलोकन करना जरूरी है, तो संगठन में अगर चेंजेस आएंगे तो मैंने कल भी कहा था एक डिबेट में कि अब एक ऐसा दौर आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी, ये दो पार्टियां आगे चल के रहेंगी। और 2009 के बाद कांग्रेस को अभी तक का सबसे ज्यादा मैंडेट लोकसभा में मिला है। तो अब कांग्रेस के पास एक समझिए कि संजीवनी का एक काम कर रहा है ये आंकड़े। अब कांग्रेस को इससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए और संगठन में बदलाव करने चाहिए और आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि जो कांग्रेस अचीव करना चाहती है वो हो जाए। संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय यादव जी, आपका आकलन क्या कहता है संक्षेप में? मेरा आकलन ये कहता है कि मोदी की गारंटी हो गई फेल। जो मोदी गारंटी करते 400 पार, वो एक जुमला ही निकला। तो अब मोदी गारंटी जब बोलते मोदी सरकार, अब एनडीए का क्या होगा? अब यूपी में जैसे राम मंदिर को लेकर उन्होंने पूरा मामला उठाया, चुनाव में लगातार राम मंदिर, वहीं सीट हार गए, अयोध्या हारे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। भाजपा के पास जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उनको लग रहा था योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार है, 80 के 80 सीट हम निकाल लेंगे। परंतु उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने उनको सबक सिखा दिया है कि आप ही नहीं हो, मोदी जी की गारंटी वहां फेल हो गई है। ये मानना पड़ेगा कि आज हाशिए पे आ गई उत्तर प्रदेश, और मात्र उत्तर प्रदेश में हारने के कारण, इतनी सीटों को नुकसान होने के कारण भाजपा का स्तर नीचे गिरा है। और जिसके लिए कहीं ना कहीं जो अहंकार था, प्राइम मिनिस्टर का भी बोला 370 बीजेपी लाएगी और 400 पर एनडीए होगा, तो 370 छोड़ दो, आप तो अभी 240 से फंसे हो। तो कहीं ना कहीं अहंकार तो है। तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं देर सवेर उसका जवाब देती है, और मत के द्वारा दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। वो तो बिहार में थोड़ा सा कहानी गड़बड़ हो गई। यदि बिहार में यदि विपक्ष मिलकर अगर 10-12 सीट 15 सीट लाते हैं तो वहां भी कुछ खेल होता। तब भी वहां पे नीतीश कुमार जी ने
बढ़िया खेल खेला बीजेपी के साथ मिलके कि बीजेपी तो हाशिए पे आ गई पर नीतीश जी आगे निकल गए। तो इसमें चाणक्य रहे नीतीश कुमार, उन्होंने अपना बचा लिया कुनभा। आज महत्वपूर्ण किंग मेकर की भूमिका में लगभग नीतीश जी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो ओवर कॉन्फिडेंस था उनको खाया है। और इवन जो मीडिया भी जो था लगातार, लगभग सारे मीडिया, पब्लिक भी देख रही है, मीडिया भी लगातार एक तरफा ही चल रहा था। वो लग रहा था कि ना भाजपा लगभग 370 के ऊपर, लगभग 400 के आसपास कहीं ना कहीं होगा। परंतु मीडिया का भी जो आकलन था तो उससे लगता है कहीं ना कहीं ये फैब्रिकेटेड समाचार बनता है कहीं ना कहीं से, कि जिससे लोगों का माइंड डाइवर्ट हो और उससे वोट डाइवर्ट भी होता है। कहीं ना कहीं मतदाता उसमें बहता भी है, बोलते हैं ना सुनामी टाइप का। तो वो पूरा काम मीडिया ने किया, परंतु ये साबित हो चुका है कि अब की स्थिति में मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे यदि 240 के आसपास सीट फंसती भाजपा की। तो ठीक है, अब तो बस अब और मोदी जी भी नहीं बनेंगे बात है, और सारी चीजें सरकार जहां तक है अगर सही से प्रयास हो तो बिल्कुल 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 ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के अगर जो हम देखें तो किसका राज्याभिषेक होगा 2024 में और कौन दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होगा, ये देखने वाली बात है। कुछ ही देरों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हमें हमारे सहयोगी नवजीत कौर के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।